हेलो गाइस। आज थोड़े गैप के बाद मैं आज फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, देवेंद्र शर्मा। आज कुछ कारणों से मैं बीच में लाइव नहीं आ पाया आपके साथ। आज मैं एक नया लेसन शुरू कर रहा हूँ बेटो, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट भी काफी है और बोर्ड के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी ये काफी वेटेज रखता है चैप्टर और कॉम्पिटिशन्स में भी काफी फ्रूटफुल है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटो केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। देखिए, पहले हमको ये समझना होगा बेटो कि एक रासायनिक अभिक्रिया में किन किन चीजों की स्टडी की जाती है। अगर हम देखें कि एक केमिकल रिएक्शन कि हम अगर स्टडी करें तो उसमें हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी बेटो ये होनी चाहिए कि टू विच एक्सटेंट द रिएक्शन विल प्रोसीड। एक अभिक्रिया किस सीमा तक संपन्न होगी, यानी अभिक्रिया की सीमा, सीमा यानी एक्सटेंट, अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण। यानी ये कह सकते हैं कि एक अभिक्रिया संपन्न होगी तो लास्ट में जो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बचेंगे उनका कंसंट्रेशन कितना रहेगा, शुरू के प्रारंभ के सापेक्ष वो कितने बचेंगे, ये कहलाएगा अभिक्रिया की सीमा या एक्सटेंट। बेटो ये जो चीज है ये हम ज्ञात करते हैं किससे? रासायनिक साम्य से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। हमको केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्ञात होता है कि एक अभिक्रिया होने के बाद या साम्यावस्था पर कितने अभिकारक और कितने उत्पाद शेष रहेंगे, वही उसकी सीमा का निर्धारण करेंगे। तो पहली चीज तो ये हमको किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज बेटो जो हमको जानकारी होनी चाहिए वो फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। एक अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, और होगी तो सरलता से होगी कि नहीं होगी, फिजिबिलिटी। अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, पहली चीज। और अगर होगी तो किस प्रकार से होगी? स्वतः होगी, ऊष्माक्षेपी होगी, क्योंकि स्वतः अभिक्रियाएं तो सारी ऊष्माक्षेपी होती है, या ऊष्मा का अवशोषण करेगी यानी ऊष्मा शोषी होगी। तो बेटो इस चीज को कि अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, इस चीज का निर्धारण बेटो ऊष्मा गतिकी करेगी, इनर्जेटिक्स करेगी। इनर्जेटिक्स से हमको ये मालूम होगा कि अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलेगी या ऊष्मा का अवशोषण होगा। यानी अभिक्रिया के लिए जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है गिब्स मुक्त ऊर्जा, उसका मान अगर नेगेटिव है या शून्य से कम है तो अभिक्रिया स्वतः होगी यानी ऊष्मा क्षेपी होगी। और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, इज ग्रेटर देन 0 है, तो वह अभिक्रिया फिर ऊष्मा शोषी होगी। तो अभिक्रिया की दो चीजों की जानकारी हमको इन दो ब्रांचेस से मिलती है। पहली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम ज्ञात किससे करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम से करेंगे। और दूसरी चीज हम फिजिबिलिटी कैसे ज्ञात करेंगे, अभिक्रिया की ये फिसाइल होगी कि नहीं होगी, इसकी जानकारी बेटो हमको ऊष्मा गतिकी या इनर्जेटिक्स से मिलेगी। अब जो तीसरी जानकारी है अभिक्रिया के बारे में, वो महत्वपूर्ण है। वो जानकारी है अभिक्रिया की स्पीड एंड मैकेनिज्म, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की क्रियाविधि। हाउ फार द रिएक्शन विल प्रोसीड। एक अभिक्रिया किस दूरी तक जाएगी या हाउ फास्ट, कितनी फास्ट होगी या स्लो होगी, इसकी जानकारी जो है हमको बेटो स्पीड देगी। और फिर अभिक्रिया
सीधी एक पद में होगी या कुछ पदों में होगी, कोई पद स्लो होगा, कोई पद फास्ट होगा, किन किन स्टेप से होकर अभिक्रिया होगी, इस चीज की जानकारी बेटो, अभिक्रिया की स्पीड और मैकेनिज्म, इन दोनों की जानकारी, और जो अभिक्रिया के कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, जो फैक्टर अभिक्रिया के रेट को कंट्रोल करते हैं, इन सब चीजों की जानकारी विज्ञान की जिस शाखा में हम बेटो लेते हैं वो कहलाती है रासायनिक बलगति। या जो आज हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें ये बताएगी कि अभिक्रिया किस दर से होगी, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, उसकी क्रियाविधि क्या होगी और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। इन सब चीजों की जानकारी हमको बेटो रासायनिक बलगतिकी में आज हमको पढ़नी है। मैं अब आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूं। बेटो कोई अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है या मॉडरेट रेट से हो रही है, मध्यम गति से हो रही है, तो अभिक्रिया रेट के आधार पर, वेग के आधार पर तीन प्रकार से हम इसको विभक्त कर सकते हैं। एक वो अभिक्रियाएं जो बहुत फास्ट गति से होती है, जो मिली सेकेंड्स में हो जाती है। कुछ अभिक्रियाएं वो हैं जो बहुत स्लो होती है, कुछ वीक्स में जाके, कुछ महीनों में जाके, कुछ वर्षों में जाके संपन्न होती है। लेकिन अधिकांश अभिक्रियाएं वैसी हैं जिनमें कुछ समय लगता है, अप्रोप्रिएट टाइम लेती हैं और वो न ज्यादा न कम समय होता है, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन है वो इतनी फास्ट होती है और स्लो बहुत स्लो होती है, इनकी जो वेग है उनका निर्धारण कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का भी नहीं है और इनको ज्ञात करना भी कठिन है। तो हम इस चैप्टर में ओनली वी विल कंसर्न टू दोज रिएक्शंस हु प्रोसीड विद द मॉडरेट रेट, जो मध्यम गति से संपन्न होती है। फिर भी हम उदाहरण लें कि जो फास्ट अभिक्रियाएं हैं वो क्यों फास्ट होती हैं, इसका क्या कारण है, कौन सी वो अभिक्रियाएं होती हैं। एक बार आप देखिए, हम वेग के आधार पर फास्ट रिएक्शंस, तीव्र अभिक्रिया, दूसरा वो अभिक्रियाएं जो मध्यम गति से होती है, मध्यम वेग से होने वाली अभिक्रिया, और तीसरी वो अभिक्रियाएं जो धीमी गति से होती है, धीमी अभिक्रिया। बेटो ये अभिक्रियाएं कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती है, ये कुछ सेकेंड्स, मिनट्स या आवर्स में होती है, और ये वीक भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, ईयर भी लग सकता है, बहुत धीमे धीमे गति से होती है। जैसे हम ले तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है, तो बेटो इसमें आप एक ध्यान रखिए कि जो अभिक्रिया आयनिक होगी, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस, आयनिक अभिक्रिया जितनी भी होंगी वो सब फास्ट गति से होंगी, चाहे वो अवक्षेपण वाली अभिक्रिया हो या कोई सी भी हो, प्रतिस्थापन हो। लेकिन जिनमें आयन बन रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉपर बंध टूट नहीं रहा है, नया कोई बंध बन नहीं रहा है, केवल क्या हो रहा है, एक वैद्युत आकर्षण उत्पन्न हो रहा है धनायन और ऋणायन के मध्य, और ये बहुत फटाफट होता है, इसमें बहुत कम समय लगता है। इसलिए जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं वो सब बहुत ही फास्ट गति से होती है। जैसे एक उदाहरण लें, अगर मान लीजिए हम सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाएं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और AgCl आपको पता है प्रेसिपिटेट होगा, ये बन जाएगा AgCl का सफेद अवक्षेप बन जाएगा, व्हाइट, और NaNO3 बन जाएगा। तो ये जो अवक्षेपण है बेटो, इसको मतलब एक सेकंड से भी कम समय में ये अभिक्रिया संपन्न हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहां केवल आयनों का, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, उसका प्लस इसके माइनस से जुड़ा, यानी केवल प्लस माइनस आयनों का ये एक वैद्युत आकर्षण बल है। यहां कोई नो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है, नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है, ये केवल आयनों का आकर्षण है जो कि बहुत कम समय में संपन्न हो जाता है। बेटो एयरबैग्स जो होते हैं कार में, जैसे कभी
आपको मालूम होगा सेफ्टी के लिए कारों में जो साधन है, व्हीकल्स है, उनमें एयरबैग्स लगाएगा। तब क्या कारण है? एयरबैग्स में भी जो रिएक्शन होता है बेटो वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि फास्ट होना भी पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट कब होगा इसकी जानकारी तो नहीं है हमको, अचानक होता है, और वो अचानक होकर एकदम 1 सेकंड से भी कम टाइम में एयरबैग्स खुल जाते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे हमको कोई भी चोट लगने से हम बच जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर हम देखें बेटो, जैसे ही ये एयरबैग, जैसे ही मान लीजिए कोई व्हीकल कोलाइड हुए, अब कोलाइड होते हैं तो इसमें क्या होता है, एयरबैग्स में 2 पदार्थ भरे होते हैं। एक तो होता है सोडियम एजाइड NaN3 और उसके साथ होता है फेरिक ऑक्साइड। जैसे ही व्हीकल कोलाइड होते हैं आपस में स्पार्किंग होता है और उससे हीट जनरेट होती है, और जो हमारा सोडियम एजाइड है इसमें एयरबैग्स में, वो अब डिसोसिएट हो जाता है, अपघटित हो जाता है, और क्या मुक्त करता है, N2। और N2 क्या करती है, एयरबैग्स को इन्फ्लेट करती है, विस्फोट के साथ वो खुलते हैं और खुलकर वो हमारे सामने आ जाते हैं और हम चोट लगने से बच जाते हैं। तो यह घटना आपको मैं बताऊं 10 मिली सेकेंड्स से भी कम समय में ये संपन्न हो जाती है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो यहां भी आयनिक प्रोसेस है। तो मोटी बात यह है कि अगर आयनिक प्रोसेस है तो वो बहुत कम समय लेगा और वो अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं होगी। ये दैनिक जीवन का हमारा उदाहरण है जो मैंने यहां से डिस्कस किया। अब बेटो, जो अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती है, यानी बहुत टाइम लगता है, आवर्स का, वीक्स का और मंथ्स, ईयर भी लग जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे रस्टिंग या कोरोजन है, संक्षारण, आप जानते हैं कोरोजन, रस्टिंग आप जानते हैं, जंग लगना, आयरन पर भी जंग लगता है, कॉपर, सिल्वर, इन सब का संक्षारण। ये कोई मिनटों में होने वाली प्रोसेस नहीं है, इसमें कई दिन लग जाते हैं। एक महीने में तो जंग, एक दिन में तो जंग लगता नहीं। जब बहुत समय तक लोहा, चांदी या धातु जो है कॉपर, ये बहुत समय तक नम वायु या पानी के संपर्क में रहती है तो फिर इन पर रस्टिंग होती है, तो बहुत समय लेती है। इसी प्रकार बेटो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बेटो एक बहुत हजारों सालों में जाकर चट्टान जो है वो छोटे छोटे कणों के अंदर टूटती है, उसी से मृदा का निर्माण होता है। आप जानते भी हैं सॉइल का निर्माण उससे होता है। तो ये भी जो है बहुत स्लो प्रोसेस। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। बेटो, पौधा लगता है, बीज बोते हैं, पौधा बड़ा होता है, फिर उस पर पुष्प आते हैं, फल आते हैं और उसमें बहुत समय, महीनों का समय लग जाता है। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस। इसी प्रकार किण्वन जो होता है बेटो, फर्मेंटेशन, जैसे कि शुगर है, उसका अल्कोहल में फर्मेंटेशन, शुगर से अल्कोहल बनता है। तो ये फर्मेंटेशन जो होता है ये भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो स्लो प्रोसेस के हैं जिनमें काफी समय लगता है। ये कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के हम इनकी रेट भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम बेटो, वी आर ओनली कंसर्न विद दोज रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस विद मॉडरेट रेट्स। इस चैप्टर में हम उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो कि मध्यम गति से संपन्न होती है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु मैं ले रहा हूं बेटो, सबसे पहले तो मैं आपसे इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे उसका सिलेबस डिस्कस कर लूं। तो पहला पॉइंट हम बेटो इसमें पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन। बेटो, अभिक्रिया वेग हम अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अभिक्रिया के अंदर क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं, आप देखेंगे अभिकारकों, उत्पादों, इनकी सांद्रता बदलती है, दाब में परिवर्तन आ सकता है, आयतन में परिवर्तन आ सकता है, घनत्व में परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन आ सकता है। ये सब चीजें जो है, विशिष्ट घूर्णन जो इनका कोण है उसमें परिवर्तन आ सकता है। इन सब में दिए गए समय में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको हम देखकर हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला तो अभिक्रिया का वेग हम पढ़ेंगे। इसमें वेग के बाद बेटो वेग व्यंजक हम लिखेंगे, ये होता है रेट एक्सप्रेशन।
कैसे एक समीकरण आपको दिया होगा रासायनिक अभिक्रिया का, उसका कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, वेग कैसे निकालेंगे, विभिन्न अभिकारक और उत्पादों की डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस का हम रेट कैसे निकालेंगे, ये इस बिंदु में हम करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी है। तीसरा पॉइंट भी तो हम पढ़ेंगे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। यानी जैसे मान लीजिए 5 मिनट में अभिक्रिया की अभिकारक की सांद्रता ए से बी रह जाए, तो उसमें एवरेज रेट, मतलब एक एवरेज टाइम हमको दे रखा है और उसमें हम वेग ज्ञात करेंगे, वो एवरेज रेट। एक होता है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, ये होता है बेटा इंस्टेंटेनियस। किसी एक इंस्टेंट पे अभिक्रिया की दर क्या है वो हम ज्ञात करना देखेंगे ग्राफ की सहायता से। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट बेटो हम करेंगे वेग नियम या वेग समीकरण या नियम, रेट लॉ। रेट लॉ बेटो ये था गुलबर्ग और वागे ने, जैसा कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the concentration of reactants raised to a power equals to their respective number of moles। अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग उसमें उपस्थित क्रियाकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल जिनमें कि उनके मोल घात के रूप में लिखे गए हैं के समानुपाती होता है। ये गुलबर्ग और वागे का नियम था जो हम रासायनिक साम्य में पिछले साल हमने पढ़ा था। खैर उसको हम आगे ले जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि जब उसका हम कैसे इसमें उपयोग करते हैं और उसमें हम किस पद को हम इसको वेग निर्धारक पद मानते हैं। तो ये सारा चीज हम इसमें लिखेंगे और इसके साथ जुड़ जाएगा बेटो वेग नियतांक। इनकी सबके हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, सबके यूनिट्स निकालेंगे। फिर अभिक्रिया की कोटि बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एक बार तो हम सब देखेंगे। वैसे आपके जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है 12th क्लास में, तो ये आप इसको। इसके बाद 6 पॉइंट बेटो अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलरिटी। बेटो अभिक्रिया की मोलिक्यूलरिटी इन द एलिमेंट्री स्टेप, अभिक्रिया के प्रारंभक पद में एक साथ कितने अणु, परमाणु या आयन कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। इसको कैसे ज्ञात करते हैं ये हम देखेंगे। ये 6 पॉइंट इसका है। इसके बाद बेटो 7 बिंदु इसमें हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। इसमें बेटो एक क्वेश्चन आता है कि आपको रेट लॉ देता है, वेग समीकरण देता है और उससे क्रियाविधि लिखवाता है, या क्रियाविधि देता है और वेग समीकरण लिखवाता है। तो ये हम इसमें देखिए। फिर अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कंसंट्रेशन है, अभिकारकों की सांद्रता है, इसी प्रकार अभिकारकों की नेचर है, इसी प्रकार एक्सपोजर टू रेडिएशन है। अगर हम रेडिएशन दें, अगर हम प्रकाश दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैटलिस्ट लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप को घटाएं बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब को घटाएं बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटो 9th पॉइंट है कोटि का निर्धारण। बेटो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें हम 3 विधियों द्वारा, एक तो ग्राफिकल विधि जो होती है उसके द्वारा, फिर प्रारंभिक वेग विधि इनिशियल रेट लॉ मेथड, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड समाकलन विधि, और एक अर्ध आयु विधि, इनके द्वारा हम
अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करेंगे। इसमें आपके 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, सेकंड थर्ड ऑर्डर कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, यहां नहीं है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा बेटो वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर पे ताप का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बेसिकली हमको ये समझना है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, उसकी दर में क्या परिवर्तन होता है। तो संघट्ट सिद्धांत तो बेटा ये कहता है कि सब संघट्टों की संख्या में वृद्धि के कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन यह कारण पर्याप्त नहीं है, जिसमें पुष्टि की गई इसकी कि ये इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं है। तो फिर इसको दूसरा सिद्धांत इसके लिए आरेनियस ने दिया, जिसको हम कहते हैं सकृत संकुल सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये सिद्धांत ये कहता है कि सब सारे के सारे जो क्रियाकारक अणु हैं वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि उनका एक छोटा सा अंश, ए फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो ही इतनी ऊर्जा प्राप्त करता है कि वो उत्पाद में रूपांतरित होता है, और ताप बढ़ाने के साथ उस अंश में वृद्धि होती है, इसलिए अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। इसने एक आरेनियस समीकरण दिया, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो बेटा इसमें 3 पॉइंट्स पे न्यूमेरिकल हैं, एक तो वेग व्यंजक और वेग समीकरण पे, दूसरा ये कोटि निर्धारण, इन पे न्यूमेरिकल आता है, तीसरा आरेनियस सिद्धांत, आरेनियस समीकरण पे न्यूमेरिकल आता है। इसमें हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक तो दिखली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा बेटा कॉम्पिटिशन्स के रिलेटेड 3 पॉइंट मैं आपको लास्ट में ब्रीफिंग करूंगा। एक तो पार्श्व अभिक्रिया है, लिटरल रिएक्शंस, यानी एक रिएक्शन और उसके साथ दूसरी रिएक्शन लिटरल हो रही है। एक तो मेन रिएक्शन है, फिर लिटरल रिएक्शन, तो ये हम करेंगे। एक चेन रिएक्शन, ए से बी बन गया, बी से फिर सी बन गया, सी फिर डी बन गया, तो फिर इसमें हम कैसे इसको फॉलो करेंगे ये हम देखेंगे। और एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, ये एग्जामिनेशन जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे ये इंपॉर्टेंट है बेटो। आज के इस वीडियो में बेटो मैं आपको मैंने बेसिक पूरा डिस्कस किया, और इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं इनको आपको ब्रॉडली मैंने डिस्कस कर लिया। कल नेक्स्ट हम वीडियो में इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यहां से शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल साथ में लेंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आपको करने को दूंगा, काफी न्यूमेरिकल्स आपसे क्लास में डिस्कस करूंगा वीडियो में ही। तो आप बने रहे इस वीडियो में, आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल लगेगा, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नजदीक भी है एग्जाम, ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। कल फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शुभ रात्रि।